आखिर अजित पवार की मौत पर किसने कर दी जांच की मांग? सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने किसने रख दी डिमांड? दोस्तों, आज सुबह एक बहुत ही मनहूस खबर के साथ शुरुआत हुई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजित पवार का अचानक क्यों चले जाना, उनकी पार्टी जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े सदमे में है और उससे बड़ा सदमा तो परिवार वालों के ऊपर है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने एक बहुत ही हैरान करने वाला बयान दे दिया है। दोस्तों, ममता बनर्जी इस वक्त जबरदस्त तरीके से अटैकिंग मोड में है केंद्र की मोदी सरकार पर, लेकिन बिना किसी का नाम लिए ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिए हैं कि ऐसे जब वीवीआईपी लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो एनडीए का हिस्सा हैं, इस तरह से उनके विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, तो फिर विपक्ष का क्या होगा? हमें इस मामले में जांच चाहिए और जांच भी हमें सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमें किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है। सारी एजेंसियां अब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ममता बनर्जी ने जैसे ये बयान दिया, ये खबर आग की तरह फैल गई कि ममता बनर्जी आखिर किस ओर इशारा कर रही हैं, किस पर शक जाहिर कर रही है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, क्योंकि दोस्तों अकेले ममता ने नहीं, उमर अब्दुल्ला सहित कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने बहुत से गंभीर सवाल खड़े किए। मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. My condolences to the family. दोस्तों, इसके अलावा संसद परिसर में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने राहुल गांधी को इस पूरे मामले में जानकारी दी और बताया कि इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। वहीं आज संसद परिसर में राहुल गांधी और नितिन गडकरी को भी बात करते देखा गया। ऐसी जानकारी है कि राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले में नितिन गडकरी, जो खुद महाराष्ट्र के नागपुर से आते हैं, उनसे रिपोर्ट जानी और जाना कि आखिर ये हादसा एग्जैक्टली हुआ कैसे। दोस्तों, वही उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया इस मामले में। हालांकि इन्होंने भी जांच की मांग की है, उमर अब्दुल्ला ने। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बात ममता बनर्जी बोल रही हैं, महाराष्ट्र के जितने भी पत्रकार हैं, सुबह से सबको मैं सुन रही हूँ, लगभग सभी की जुबान से मैंने ये बात सुनी है। दोस्तों, हुआ क्या, अभी जो स्थानीय चुनाव हुए महाराष्ट्र में, इसमें कई जगह अजित पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ाए। और जानकारी अब जो निकल कर आ रही थी महाराष्ट्र की राजनीति से, वो ये थी कि अब ऑलमोस्ट दोनों के बीच में जो टकराव था वो खत्म हो गया है और इस बात पर सहमति बन गई है कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए। जो फ्रैक्शंस, पवार फ्रैक्शंस अलग हुए थे, वो सब एक हो जाएं। और बकायदा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती भी है कि इसका काम, इसकी जिम्मेदारी अजित पवार ने अपने कंधों पे उठा ली थी। अजित पवार चाहते थे कि ये जो पवार परिवार है, जो बटा हुआ है राजनीतिक तौर पर, इससे नुकसान पवार परिवार का ही हो रहा है। और अजित पवार, ये जो पूरा ट्रांजिशन होगा एक पार्टी से दो पार्टी बनने का और फिर से दो पार्टी से एक पार्टी बनने का, जो एक ट्रांजिशन होगा, कैसे स्मूथ हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर अजित पवार काम करना शुरू भी कर चुके थे। तो भविष्य की राजनीति जो महाराष्ट्र की थी, वो इस ओर जा रही थी कि अजित पवार और जो शरद पवार हैं वो एक हो जाएं। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, अजित पवार भले ही एनडीए के हिस्सा हो, एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम हो, लेकिन उन्होंने कभी भी उस तरह की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स नहीं की जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, जो काफी हद तक एकनाथ शिंदे भी करते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को वो दावा करते हैं, तो वो उस हिसाब की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके बयानों में वो हिस्सा रहता है। लेकिन अजित पवार ने कभी भी ये नहीं किया। इनफैक्ट फूले और अंबेडकर की जो पॉलिटिक्स शरद पवार ने शुरू की, आगे बढ़ाई महाराष्ट्र में, अजित पवार ने हमेशा उसको ध्यान में रखा। अजित पवार की जुबान से कभी भी आपने कोई सांप्रदायिक भाषण नहीं सुना होगा। इनफैक्ट दोस्तों, विधानसभा चुनाव में तो लोगों ने ये भी दावा किया कि अजित पवार की वजह से बीजेपी को कुछ इलाकों में, एनडीए को कुछ इलाकों में महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट भी मिला, क्योंकि अजित पवार उनका चेहरा थे। तो ये अजित पवार की पॉलिटिक्स रही है
और दोनों के बीच में बहुत क्लैरिटी रही है। शरद पवार नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे, शरद पवार हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स करते थे और अजित पवार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करते थे। तो बाद में अजित पवार अलग हो गए, शरद पवार से उन्होंने पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया, लेकिन दोनों परिवारों के बीच में बातचीत बंद नहीं हुई थी। अभी कुछ वक्त पहले शरद पवार का जन्मदिन मनाया गया था, उसमें सब परिवार, दोनों परिवार शामिल थे। यहाँ मैं आपको और बता दूं, एक और कार्यक्रम में गौतम अडानी मौजूद थे परिवार के कार्यक्रम में, जिसमें सुप्रिया सुले भी थी, शरद पवार भी थे, गौतम अडानी भी थे, दोस्तों उस कार्यक्रम में अजित पवार भी थे। और मतलब ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ते थे परिवार के। चुनाव भले ही दोनों अलग अलग लड़ रहे हो, इनफैक्ट इस बार स्थानीय चुनाव तो दोनों में बहुत जगह साथ मिलकर भी लड़ा है। और दोस्तों अजित पवार बहुत ही कैडर बेस्ड नेता रहे हैं, मतलब वो पॉलिटिक्स बेसिकली उन्होंने पूरा शरद पवार से ही सीखी है, तो उस तरह की पॉलिटिक्स करते थे वो। इसीलिए शरद पवार की जो नेचुरल सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, नेचुरल उत्तराधिकारी, वो अजित पवार ही थे। लेकिन अजित पवार का कुछ यूं अचानक उनका देहांत हो जाना, इस पर ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब सोशल मीडिया में ऐसी खबरें भी तैरने लगी है। देखिए, इस खबर के जरिए कुछ ही दिन पहले संजय राउत ने ये बयान दिया था कि बहुत जल्द जो परिवार, दोनों परिवार है, पवार परिवार, वो दोनों एक हो जाएंगे। तो अगर दोनों परिवार एक होते हैं तो वो किधर जाएंगे? क्या शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा बनेंगे या अजित पवार एनडीए छोड़ेंगे? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस दुर्घटना से पहले इस तरह की खबरें छप रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी। और अब ये दुर्घटना हो गई तो ममता बनर्जी ने एक बहुत ही विस्फोटक बयान दे दिया। मैं कतई अपनी पूरी वीडियो में किसी पर भी शक जाहिर नहीं कर रही, ना ही किसी बयान को प्रमोट कर रही हूं ये कहते हुए कि फलाने ने ये करवाया है, ढिमकाने ने करवाया है। मैं, दोस्तों आप जानते हैं मुझे, मैं केवल तथ्य पर बात करती हूँ, तर्कों पर बात करती हूँ। लेकिन हाँ, ये जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल अहमदाबाद में एक भीषण प्लेन क्रैश हुआ। आपको याद होगा कितना भीषण प्लेन क्रैश था, 275 लोगों की जान गई थी उसमें, 275। आज तक देश को पता नहीं चल पाया कि उसका रीजन क्या है। कितना बड़ा प्लेन हादसा था, दुनिया भर में उसकी चर्चा होने लगी थी। आज तक भारत की सरकार हमको ये नहीं बता पाई कि उस प्लेन क्रैश के पीछे किसकी गलती थी। शुरू में बोला गया कि नहीं, पायलट्स की गलती थी, उसके बाद मामला दब गया। अभी तक हमको नहीं पता क्या जांच हो रही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उसमें क्या कर रहा है, हमको नहीं पता। अब इस पूरे मामले में जो कंपनी थी जिसका विमान था, वो ये कह रही है कि भाई हम तो डीजीसीए की जांच करवा ले, हम तो तैयार है जांच के लिए, विमान में कोई टेक्निकल एरर नहीं था। लेकिन अब सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि अचानक से विजिबिलिटी कैसे लो हो गई। जब विमान ने उड़ान भरी होगी तो विजिबिलिटी देख के भरी होगी, कि अचानक विजिबिलिटी लो हुई। हालांकि हो भी सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के मौसम में बहुत फर्क है। उत्तर भारत में इस वक्त काफी सर्दी पड़ रही है, कई जगह विजिबिलिटी लो है, कई जगह बारिश भी हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी मौसम ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र का मौसम ऑलमोस्ट, वहां पर आप देखिएगा, सब साल के 365 दिन एक जैसा मौसम रहता है। कोस्टल एरियाज है, आप जानते ही हैं, वहां इतनी सर्दियां नहीं पड़ती जैसे हमारे यहाँ पड़ती। लेकिन फिर भी मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही कि विजिबिलिटी लो नहीं हुई होगी। मामले में जांच होगी, जांच से पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने जो ये विस्फोटक बयान दिया है कि हमें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करें, और जब सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के साथ ये हो रहा है तो फिर विपक्ष के नेताओं का क्या होगा, ये अपने आप में इस पूरे मामले को राजनीतिक बना देता है। और इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति पर भी बहुत से संशय पैदा हो जाते हैं। अब दोस्तों, अजित पवार की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उनकी पार्टी का क्या होगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्या सुप्रिया सुले कमान संभालेंगी या अजित पवार के बेटे कमान संभालेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता है। और इस पूरे मामले में जो शरद पवार है, उनका क्या रोल रहता है, अभी इस पूरे मामले में नजर सबकी बनी हुई है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे डिटेल्स इस मामले की सामने आ रही हैं, चौंकाने वाली बातें तो समझ में आ ही रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।